जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। बच्ची के जीवन में एक नहीं हजारों तरह के चैलेंज खड़े हो जाते हैं। कभी दवाई के लिए पैसा नहीं है, कभी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा नहीं है, व्यापार के लिए पैसा नहीं था, नौकरी मिल नहीं रही थी। क्या करे बच्ची के हस्बैंड और बच्ची, समझ में नहीं आ रहा था। समय बीतता जा रहा था। परिवार की वजह से ये समस्या खड़ी हुई, पर परिवार ने ही सवाल खड़े कर दिए कि ये करता क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसको काम नहीं मिलता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये व्यापार नहीं करता, ये बेरोजगार कैसे हो सकता है। परिवार की वजह से जीवन में संघर्ष आया और सवाल भी खड़े परिवार ने ही कर दिए। परिवार की वजह से इतना कुछ बच्ची को सहन करना पड़ा और परिवार ने ही साथ छोड़ दिया। बहुत सी घटनाएं बच्ची के साथ घटित होती हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कौन सी साझा करे और कौन सी नहीं करे। बच्ची के माता पिता नजदीक ही किसी शहर में रहते हैं तो छोटे से बच्चे के लिए खाने पीने की सुख सुविधा कभी कभी बच्ची के माता पिता भेज दिया करते हैं, या ऐसा समझ लीजिए बच्ची का भाई भेज दिया करता है। पर सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं से जीवन नहीं गुजरता है। हाथ में रोजगार जरूरी है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नौकरी लोगों के पास मांग रहा हूं और मुझे नौकरी नहीं मिल रही। व्यापार का तो चलो समझ में आ गया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते। काम तो कहीं ना कहीं मिल ही सकता है, कैसा भी काम हो। बच्ची के हस्बैंड ने हर जगह कोशिश की, हर जगह ट्राई किया, पर सर्विस भी नहीं मिली। निराश हो गए, रात दिन टेंशन में रहने लगे। पिता से कभी कभी अपने साझा किया करते थे कि पापा मैं बहुत कोशिश करता हूं पर कुछ भी काम हाथ में नहीं लग रहा है। पिता को चिंता होती है। इतने परिवार में से सिर्फ पिता का फोन आया करता था, चिंता मत करना, एक दिन सब अच्छा होगा, मैं जानता हूं तू परेशानी में है। कभी कभी पिता को दया आती थी तो कभी कुछ पैसों की सहायता पिता कर दिया करते थे। वही पिता को भी घर में थ्रेट किया जाने लगा, आपने इसकी मदद क्यों की। थ्रेट भी कौन करता था? वही लोग करते थे जिन्होंने बिजनेस ले लिया, जिन्होंने उस भाई को सहयोग किया। वही सदस्य, बच्ची के पारिवारिक सदस्य ही बच्ची के ससुर को मना किया करते थे कि आप इनको पैसों की मदद मत करो। बच्ची के ससुर अपने बेटे से साझा करते हैं, यार तेरी मदद करना चाहता हूं पर करूं क्या, बहुत परेशान करते हैं, कैसे करूं। फिर भी सबकी बातें अनसुना कर दिया करते थे। कभी कभी सहायता कर दिया करते थे, हमेशा नहीं करते थे। कभी कभी 2-4 हजार की सहायता कर देने से उस बच्चे का जीवन नहीं गुजर रहा था। पापा फिर से उसको कुछ पैसे दे देंगे, हमारी कमी आ जाएगी। ऐसे ही कुछ सिलसिला चलता रहा। उसी दौरान बड़े भाई साहब जो फिजिक्स लेक्चरर होते हैं, उनकी बच्चियों की शादी आती है। शादी के लिए फोन करते हैं, पिता का फोन आता है, बड़े भाई का फोन आता है। बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड की सिचुएशन नहीं होती है कि शादी में कैसे जाएं। हाथ में कुछ पैसे नहीं, किसको कहें। कहीं से पैसे उधार पकड़ते हैं और बच्ची के जेठ की लड़कियों की शादी में चले जाते हैं। जब इंसान के पास पैसा ना हो तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, वो आपको समझने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा कि पैसा कितना वैल्यू रखता है इंसान के जीवन में। इंसान भले मर जाए पर पैसा दिखना चाहिए। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड शादी में चले जाते हैं। वहीं बड़े ब्रदर इन लोग की जो पत्नी होती है
उनके ताने शुरू हो जाते हैं। बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को अक्सर वो मुंह पर ही बोल दिया करती थी कि इन लोगों को किसने इनवाइट किया, क्यों बुलाया इन लोगों को। दुख होता है बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को। यदि आपका घर है तो हमारा भी तो घर है, हमारे भी माता पिता वही हैं जो आपके हैं। पेरेंटल घर में आए हैं तो उस जेठानी को कहाँ दिक्कत थी। वो कोई मौका नहीं छोड़ती है शादी में बच्ची को अपमानित करने का। जितना बच्ची से संभव हो सकता है वो शादी में सहायता करती है, जितना हो सकता है काम, जो भी घर का काम होता है वो करती है। पर उसको सिर्फ अपने देवर को और देवरानी को अपमानित करना होता है। बच्ची की जेठानी की एक खासियत थी कि वो अपनी दोनों देवरानियों को सिर्फ नौकरानी समझा करती थी। बेटी समझना तो कभी उसने मानो सीखा ही नहीं। गालियों के सिवाय वो कभी सम्मानित नहीं करती थी। वहीं दोनों देवर को भी वो गालियों से ही सम्मानित करती थी। बड़ी भाभी को माँ का दर्जा देते हैं और वही बड़ी भाभी अपने देवर को, दोनों देवर को गालियां दिया करती है, दोनों देवरानियों को अपमानित किया करती है। दोनों से जितना संभव हो सकता है उनकी शादी में सहायता करते हैं। यहाँ तक कि पूरे घर का काम वो दोनों देवरानियां करती है। जितने भी शादी में मेहमान आए होते हैं सबको वो एक नौकर की तरह ट्रीट करती है कि ये हमारे काम करने के लिए आए हैं। इतनी घटिया सोच होती है। देवर देवरानी को बोल देती है इनको किसने इनवाइट किया। बच्चों को सिखा देती है इनके पैर नहीं छुओगे। अपने ही बच्चों को सिखा देती है चाचा चाची के पैर नहीं छूने। कितनी अच्छी शिक्षा देती है। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद बच्ची के हस्बैंड अपनी माँ को फिर से संभालने के लिए आते हैं, क्योंकि माँ बीमार थी। भाई हाथ उठाता है। ये कहानी मैंने पिछली वीडियो में साझा की थी, कुछ पहलू आगे पीछे हो गए। बच्ची के हस्बैंड जब अपनी माँ को संभालने के लिए आते हैं, माँ के हालचाल पूछने के लिए आते हैं, साइंटिस्ट ब्रदर जब हाथ उठा देता है, पिता रोते हैं, पूरे परिवार के सदस्य रोते हैं। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड जब शादी में आते हैं, जितनी उनकी सुविधा होती है उतना वो अपने जेठ की बच्चियों के लिए कुछ भेंट लेकर आते हैं। जब उसी शहर में रहा करते थे, चाचा के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, तब भी उन बच्चियों को खूब लाड प्यार से जो बच्चियों ने बोला वो दिला दिया करते थे, बिना किसी झिझक के। और जब जीवन में संघर्ष आता है, उन्हीं बच्चियों के लिए चाचा को सोचना पड़ता है कि आज बच्चियों की शादी है और मैं बच्चियों को कुछ भेंट देने के योग्य भी नहीं हूँ। खुद को अंदर ही अंदर तकलीफ होती है। पर जेठानी के भाव कुछ अलग ही होते हैं। उसको सिर्फ एक ही चीज आती है, सबका अपमान करो। उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो सबको बहुत कुछ कह सकती है, क्योंकि बड़ी थी ना घर में। बड़ों का अधिकार शायद ऐसा ही होता होगा कि छोटों को खूब ताने सुनाओ, छोटों को खूब अपमानित करो, ऐसा ही होता होगा। जो कुछ भी बच्ची और बच्ची के हस्बैंड अपने जेठ की बच्चियों के लिए भेंट लाते हैं, जेठानी को पसंद नहीं आता है। वो बच्चियों को नहीं देती है। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड वापस चले जाते हैं। बच्ची के जो जेठ हाथ उठाते हैं, बुरी तरह से मारते हैं, जैसा कि मैंने पूरी कहानी पिछली वीडियो में आप सबसे साझा की थी। पिता रोते हैं, पूरा परिवार रोता है। भाई को धक्के देकर वो भाई घर से निकाल देता है। उसके बाद वो बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जाता है। सीधा पिता का फोन आता है, तेरी माँ का देहांत हो गया, घर आ जा। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड जाते हैं। बड़ी जेठानी वो कोई मौका नहीं देखती थी कि मौत का है अवसर या शादी का है।
उसको सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि जो खुद से छोटे पद पे विराजमान है, जो देवरानियां हैं, उनको अपमानित कर दो, बस नौकर समझो। उनको हर वक्त यही सुनाया करती थी, मैंने तुम्हारे घर में इतने साल काम किया है। वो ये भूल गई थी कि जिस घर में तुम शादी करके आए हो, उसी घर में हम आए हैं शादी करके। तुम पहले आए तो कुछ काम कर लिया होगा। वो बच्चियां बाद में आई तो काम बाद में ही करेंगी। काम के लिए भी गिनाने लग जाती हैं, मैंने इस घर में काम किया, मैंने इस घर में काम किया। इस घर में काम करते करते मेरी इतनी उम्र हो गई है। उनको उम्र काउंट करने का बहुत शौक था। 50 साल की हो गई, 60 की हो गई, 70 की हो गई, यही उनके शब्द रहा करते थे। मैंने देवरों का काम किया, मैंने देवरों का खाना बनाया, मैंने देवर के कपड़े धोए, मैंने सास ससुर का किया। काम तो हर लड़की को ससुराल जाकर करना ही होता है, अपने घर में भी करना होता है। पर वो अपने देवरानियों को अक्सर ये सुनाया करती है, मैंने तुम्हारे घर में काम किया। जबकि उस बच्ची ने कभी बड़ी जेठानी को देखा ही नहीं, कभी घर में काम करते हुए, सिर्फ हुक्म चलाते देखा। ताने देना शुरू करती है, सोचना मत कि सास चली गई संसार से, मैं बड़ी हूं, अब मेरा हुक्म चलेगा। जिस बच्ची की कहानी सुना रही हूं, ये पलट कर जवाब देना सीख जाती है। उस समय तक उसको समझ आ जाता है कि अब मुझे बोलना होगा, क्योंकि सास ससुर के सामने माना उसने नहीं बोला, पर जेठानियों के सामने अब मुझे जवाब देना होगा। वो बच्ची जवाब दे देती है। बच्ची जवाब दे देती है कि सास की जगह तो कोई नहीं ले सकता, सास का स्थान सास के साथ ही चला गया। जेठानी को बुरा लगता है कि इसने मुझे पलट कर जवाब कैसे दे दिया। जेठ के खूब अच्छे से कान भरती है। बच्ची के बड़े जेठ जी के कानों में अपने परिवार के लिए जहर घोलना, यही आता था उनको। बच्ची जब जवाब दे देती है तो 2-4 पारिवारिक सदस्यों को बुलाती है, इकट्ठा करती है, बच्ची के सामने, सबके सामने बच्ची को डांटती है कि इसने मुझे ऐसे जवाब दे दिया। पर बच्ची के मन से धीरे धीरे डर खत्म होना शुरू हो जाता है। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड वहां से वापस चले जाते हैं। फिर पिता को चिंता होने लगती है कि अब मुझे कैसे भी करना होगा, पर मेरे बेटे को मुझे वापस पैरों पे खड़ा करना होगा। पिता को पता होता है कि छोटे बेटे ने बिजनेस ले लिया, घर में इसकी कितनी वैल्यू है। देखते हैं पिता अपनी आंखों से सब कुछ, बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका स्वभाव बहुत शांत था। अपने बच्चों को ही जवाब नहीं दे पाते थे वो। सास के एक्सपायर होने के बाद की कहानी मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।